आज हम आपको बताएंगे मूल अधिकारों के संरक्षक सुप्रीम कोर्ट के बारे में। नमस्कार, आज बात करते हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय की। यह सिर्फ एक अदालत नहीं है, यह हमारे संविधान का रक्षक है, हमारे अधिकारों का गार्जियन है। और ये काम कैसे करता है, इसकी शक्तियाँ क्या है, चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी भूमिका है संविधान के संरक्षक की। यह देश की सर्वोच्च अपील अदालत है, मतलब आखिरी फैसला यही होता है। और इसके पास एक बहुत बड़ी ताकत है, न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि किसी भी कानून को रद्द कर सकता है यदि वो संविधान के खिलाफ है। हाँ, इसकी असली पहचान यही है, संविधान की रक्षा करना। सुप्रीम कोर्ट यह देखता है कि संसद का बनाया हुआ कोई भी कानून या सरकार का कोई भी नियम कहीं संविधान की लक्ष्मण रेखा तो नहीं लांघ रहा। इस तरह से यह सरकार की ताकत पर एक चेक एंड बैलेंस की तरह जरूरी काम करता है। तो सवाल यह है कि इतनी शक्तिशाली संस्था आखिर बनी कैसे, इसकी जड़ें कहाँ है? इसके लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा, औपनिवेशिक भारत तक। तो देखिए, यह सफर काफी लंबा रहा है। तो शुरुआत हुई कलकत्ता में 1773 में कोर्ट ऑफ जुडिकेचर से। फिर 1861 में हाई कोर्ट एक्ट आया। असली गेम चेंजर था 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके तहत फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया बना। और फिर आजादी के बाद अपना सुप्रीम कोर्ट 28 जनवरी 1950। संविधान लागू होने के ठीक 2 दिन बाद इसने अपनी पहली बैठक की। एक ऐतिहासिक दिन। ये तो हो गई संस्था की बात, लेकिन इसे चलाता कौन है? जाहिर है न्यायाधीश। तो चलिए न्यायाधीशों के बारे में थोड़ा जानते हैं। फिलहाल भारत के मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर सुप्रीम कोर्ट में कुल 34 न्यायाधीश हैं। सोच कर देखिए, जब 1950 में शुरुआत हुई थी तो केवल 8 न्यायाधीश थे। यह साफ दिखाता है कि देश में मामलों का बोझ कितना बढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनना कोई आम काम नहीं है। इसके लिए कुछ कड़ी शर्तें हैं। पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, या तो आप कम से कम हाई कोर्ट के जज रहे हो, या फिर कम से कम 10 साल तक हाई कोर्ट में वकील रहे हो। एक और रास्ता है, यदि आप राष्ट्रपति की नज़र में एक बहुत बड़े कानून के जानकार हो। इसकी दिलचस्प बात यह है कि इसके लिए कोई न्यूनतम आयु नहीं है, लेकिन रिटायरमेंट की उम्र तय है 65 साल। ये तो हो गई योग्यता की बात। अब समझते हैं कि इन न्यायाधीशों को नियुक्त कौन करता है। यही वो सवाल है जिसने भारत की न्यायपालिका और सरकार के बीच एक लंबी लड़ाई छेड़ दी। इस पूरे विवाद की जड़ में है सिर्फ एक शब्द, परामर्श, कंसल्टेशन। सोच सकते हैं कि विधान में लिखे इस एक शब्द का मतलब क्या है। इस शब्द को लेकर जो बहस हुई, इसने पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को हिलाकर रख दिया। इसी परामर्श शब्द को लेकर 3 न्यायाधीशों के मामले हुए जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। कैसे? पहले 1982 में पहले केस में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने कहा परामर्श का मतलब केवल राय मशवरा करना है, सहमत होना जरूरी नहीं। 1993 में दूसरे मामले में, इस परामर्श शब्द के मामले में दूसरा मोड़ आया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला बदल दिया और कहा कि परामर्श का मतलब सहमति लेना ही है। 1998 में तीसरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम प्रणाली को जन्म दिया, यानी अब मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश मिलकर नाम तय करेंगे। शक्ति सीधे न्यायपालिका के हाथ में चली गई। यहाँ से शुरू होती है असली खींचतान। एक तरफ न्यायपालिका की बनाई हुई कॉलेजियम प्रणाली और दूसरी तरफ सरकार का NJAC यानी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। भारत सरकार ने NJAC के जरिए नियुक्ति प्रक्रिया में अपनी भूमिका पाने की कोशिश की, लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमला मानते हुए असंवैधानिक करार दे दिया। तो अभी कॉलेजियम प्रणाली ही चलती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्वतंत्रता को इतना मजबूत बना के रखा है। फिर इसके पास आखिर शक्तियां क्या क्या है? तो चलिए इसकी कुछ खास शक्तियों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले आता है मूल क्षेत्राधिकार। इसको ऐसे समझिए, सुप्रीम कोर्ट एक अंपायर की तरह है। जब केंद्र और राज्य के बीच या 2 राज्यों के बीच कोई विवाद आता है तो मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाता है। फिर है अपीलीय क्षेत्राधिकार। यह नाम से ही साफ है, अपील सुनने की शक्ति।
अगर कोई हाई कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है तो वह सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट का ज्यादातर काम इसी क्षेत्राधिकार में होता है। अब आती है रिट क्षेत्राधिकार, जो हम आम नागरिकों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ये शक्ति आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। अगर किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। यह बहुत बड़ी ताकत है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की एक सलाहकार भूमिका भी है। यदि राष्ट्रपति को लगता है कि कानून या संविधान से जुड़ा कोई सवाल देश के सामने है तो वह इस शक्ति के जरिए सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। अंत में वो शक्ति जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था, और वो शायद सबसे बड़ी शक्ति है, न्यायिक समीक्षा, जो सुप्रीम कोर्ट को यह आदेश देती है कि वह राज्य या केंद्र के किसी भी कानून को परख सकती है, और वो कानून यदि संविधान के दायरे से बाहर जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द भी कर सकती है। तो यह सारी शक्तियां, न्यायिक, मूल, अपीलीय, रिट, ये सब एक ही चीज पर टिकी हुई है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। लेकिन सवाल ये है कि यह स्वतंत्रता इतनी जरूरी क्यों है? इसलिए संविधान ने इसे स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए कई सुरक्षा कवच दिए हैं। जैसे न्यायाधीशों को हटाना बहुत मुश्किल है, इसके लिए एक लंबा महाभियोग यानी इम्पीचमेंट प्रोसेस है। उनका वेतन एक ऐसे फंड से आता है जिस पर बहस संसद में नहीं हो सकती। न्यायाधीशों के आचरण को संसद में डिस्कस नहीं किया जा सकता। ये सब इसलिए है ताकि न्यायाधीश बिना किसी डर और दबाव के निष्पक्ष फैसला कर सके। अंत में यही है कि यह स्वतंत्रता सुप्रीम कोर्ट को संविधान का असली संरक्षक और नागरिकों के अधिकारों की पहरेदार बनाती है। और अगर यह स्वतंत्रता ना हो तो सुप्रीम कोर्ट सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभा ही नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ पर एक आखिरी और बहुत ही दिलचस्प सवाल यह खड़ा होता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता जरूरी है, बिल्कुल है, पर मास्टर ऑफ रोस्टर का एक सिद्धांत है। इसका मतलब है कि अकेले मुख्य न्यायाधीश ही चुनता है कि कौन सा मामला कौन से न्यायाधीश सुनेगा। तो सवाल यह है कि इतनी सारी शक्ति स्वतंत्रता के नाम पर क्या एक ही व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए? ये एक ऐसी बहस है जिसमें स्वतंत्र न्यायपालिका के भीतर ही जवाबदेही पर एक गंभीर सवाल उठाती है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। परीक्षा की दृष्टि से ऐसी ही उपयोगी जानकारी पाने के लिए हमारी वीडियोज को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।